Hello guys, happy World Diabetes Day to all of you. Today we will discuss about the case presentation. Okay, किसी भी पेशेंट का हमें डॉक्यूमेंटेशन करना है तो हम किस तरीके से कर सकते हैं, यानी कि केस प्रेजेंटेशन के थ्रू हम पेशेंट का डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास एक पेशेंट था डायबिटिक नेफ्रोपैथी का, तो हमने उसका केस प्रेजेंटेशन किया। तो पहले हम बात करते हैं कि डायबिटिक नेफ्रोपैथी होता क्या है। ठीक है, तो डायबिटिक नेफ्रोपैथी एक प्रोग्रेसिव डिसीज़ होती है। ठीक है, प्रोग्रेसिव किडनी डिसीज़ होती है विच लीड्स टू किडनी फेलियर इन सम डायबिटिक केसेस। ओके, तो डायबिटिक नेफ्रोपैथी एक कॉम्प्लिकेशन होता है डायबिटीज़ मिलाइटिस का ही। ठीक है, एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज द एंड स्टेज रेनल डिसीज़। एंड स्टेज रेनल डिसीज़ मीन्स दैट व्हेन किडनी इज़ नॉट एबल टू परफॉर्म function properly. Okay, and it may require kidney transplantation or dialysis, and it can affect both type of people which have type 1 and type 2 diabetes. Now we will talk about the symptoms of diabetic nephropathy. And in the early stage the symptoms of diabetic pathy does not show, यानी कि डायबिटिक नेफ्रोपैथी अर्ली स्टेज में कोई सिम्टम शो नहीं करती। जैसे ही लास्ट स्टेज होती है, एंड स्टेज में कुछ सिम्टम शो होते हैं, जैसे कि हाथों पैरों पे स्वेलिंग आ जाती है। ठीक है, हैंड्स में, एंकल्स में। ठीक है, फीलिंग ऑफ वॉमिटिंग, नोजिया, लॉस ऑफ एपेटाइट। ठीक है, एंड फीलिंग ऑफ टायर्डनेस एंड स्लीप डिसऑर्डर्स और ड्राई एंड itchy skins and altered sensorium means difficulty in concentrating in something. Okay, so now let's talk about the assessment. We assess the patient in general medicine ward, and when we assess any patient, first of all we will take a demographic data, and demographic data include patient's name, age, gender, name of guardian, ward address, phone number, name of doctor, date of medicine, chief complaint. And chief complaint will include always mention in patient's language. Okay, and chief complaint जो होगी हमेशा पेशेंट की ही लैंग्वेज में हमें लिखनी होती है, हमेशा लेमन टर्म में हम इसको लिखते हैं। ठीक है, तो देन प्रोविज़नल डायग्नोसिस में आता है कि हमें जो लगता है, जैसे ही पेशेंट ने अपनी चीफ कंप्लेंट बताई उसके अकॉर्डिंग जो हमें लग रहा है कि ये डिसीज़ हो सकती है, वो हमारी प्रोविज़नल डायग्नोसिस में आती है। फाइनल डायग्नोसिस में हमारा वो आता है जो कि फाइनल होकर आता है कि हाँ भाई, जो एक्सरेज वगैरह से जो फाइनल होता है कि हाँ भाई पेशेंट को एक्चुअल में ये डिसीज़ है, वो हमारी फाइनल डायग्नोसिस में आता है। तो डेमोग्राफिक डाटा के बाद हम लेते हैं पेशेंट की हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में हमारा ये सब आ जाता है, जैसे कि प्रेजेंट हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री, सर्जिकल हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री वगैरह। तो प्रेजेंट हिस्ट्री में हम लिखते हैं कि एट प्रेजेंट पेशेंट को जो भी प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, जैसे पेशेंट वाज apparently all right 1 month back when she developed shortness of breath which aggravates on walking। यानी कि जैसे ही पेशेंट कोई भी वर्क करता था, चलता था, ठीक है, तो उसके बाद उसको पेन डेवलप होता था। जैसे ही वो रेस्ट करता था तो उसको पेन जो होता है वो थोड़ा कम हो जाता था। ठीक है, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ साथ उसको चेस्ट पेन भी था, जो कि रात में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था। ठीक है, पास्ट हिस्ट्री में यही था कि उसको सेम सिचुएशन पहले 2 साल पहले भी हुई थी। सर्जिकल हिस्ट्री में हमारा ये आ जाता है कि पेशेंट की कभी कोई सर्जरी तो नहीं हुई। ठीक है, मेडिकल हिस्ट्री में हमारा ये आ जाता है कि जो भी कंडीशन है पेशेंट को, उससे रिलेटेड पहले कोई दवाई तो नहीं खाई। जैसे कि पेशेंट को 15 साल से टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस था। ठीक है, और वो कभी दवाई लेता था कभी नहीं, यानी कि रेगुलर था मेडिकेशन। ठीक है, उसको कोई ब्रोंकियल अस्थमा की हिस्ट्री नहीं थी, कोई ट्यूबरक्लोसिस नहीं था। ठीक है, फैमिली हिस्ट्री में ये आ जाता है कि पेशेंट को मतलब किसी फैमिली मेम्बर्स को ये सब डिसीज़ तो नहीं हुई, जैसे डायबिटीज़ मेलाइटिस किसी और को तो नहीं है फैमिली में। ठीक है, पर्सनल हिस्ट्री में उसका ये आ जाता है कि उसकी भूख कैसी है, एपेटाइट उसका डिक्रीज़ है, इंक्रीज़ है, स्लीप कैसी है, नींद सही से आती है नहीं आती है, स्मोकर तो नहीं है, अल्कोहल तो नहीं लेता।
ठीक है। ब्लैडर में हमारा यूरिन से रिलेटेड वो आ जाता है कि यूरिन अच्छे से पास कर पाता है नहीं, यूरिन ज़्यादा आता है कैसा आता है। बॉल में हमारे स्टूल से रिगार्डिंग आ जाता है कि स्टूल पास करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती। ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री देन आता है हमारा ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री। ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री इंक्लूड्स वो हाउसवाइफ है जैसे कि उसका ऑक्यूपेशन आ जाता है पेशेंट का। तो ये सब तो था हमारा हिस्ट्री। हिस्ट्री के बाद आता है हमारा ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में हमारा सबसे पहले हम मेंशन करते हैं कि पेशेंट को हम कौन सी पोजीशन में एसेस कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हमने एसेस किया था पेशेंट को वाइल शी वाज सिटिंग इन बेड। तो ऑब्जर्वेशन में हमारा आता है कि पेशेंट की बॉडी बिल्ड कैसी थी, वो मीजोमॉर्फिक था मीन्स नॉर्मल था, ओके। मीजोमॉर्फिक है, एंडोमॉर्फिक है, एक्टोमॉर्फिक है, तो हमें ये सब मेंशन करना होता है। उसके बाद हम स्वेलिंग देखते हैं। आईवी कैन्यूला जिस भी साइड प्रेजेंट है, राइट आइदर राइट हैंड और लेफ्ट हैंड। यूरिनरी कैथेटर, स्वेलिंग पेलोड, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन में वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जो कि हमें दूर से ही ऑब्जर्व हो जाती है। पाल्पेशन आता है, ऑब्जर्वेशन के बाद आता है पाल्पेशन। पाल्पेशन में हमारी वो सब आता है जो कि हमें पाल्पेट करके ही पता चलता है। जैसे कि एडीमा होती है, उसको हम पाल्पेट करके ही बता सकते हैं कि एडीमा है या नहीं है। टेंडरनेस होता है। आफ्टर पाल्पेशन फिज़िकल एग्जामिनेशन। फिज़िकल एग्जामिनेशन में सबसे पहले आता है वाइटल्स। वाइटल्स हम जब भी लेते हैं पेशेंट का, हमें डेट और टाइमिंग ज़रूर मेंशन करनी होती है। तो वाइटल्स में हमारा आ जाता है जैसे कि हमारा ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, पल्स रेट, ये सब हम चेक करते हैं कि कितना है। रेस्पिरेटरी रेट, ये हमने पेशेंट को असेस किया था। और उसके बाद वाइटल्स के बाद आता है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम देखते हैं जीसीएस। तो जीसीएस में हमारा होता है जैसे कि ग्लासगो कोमा स्केल होता है जो कि पेशेंट की कॉन्शियसनेस बताता है। जैसे कि हम इसमें चेक करते हैं आई ओपनिंग, वर्बल रिस्पॉन्स, मोटर रिस्पॉन्स, तो ये सब नॉर्मल था पेशेंट का। उसके बाद हम सीवीएस कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हम हार्ट साउंड सुनते हैं जैसे कि लब डब। S1 S2 दोनों प्रेजेंट है अगर तो प्रेजेंट लिखो, और अगर कोई एबनॉर्मल साउंड भी आ रही है तो नो मर्मर हियर्ड, मीन्स कोई एबनॉर्मल साउंड नहीं है। और रेस्पिरेटरी बायलेटरल मीन्स एयरवे एंट्री प्रेजेंट है या नहीं। एबनॉर्मल साउंड कोई अगर है तो लिखो, अगर नहीं है तो एबनॉर्मल साउंड एब्सेंट। फिर उसके बाद हम पेशेंट का एब्डोमेन पाल्पेट करते हैं, ठीक है। अगर सॉफ्ट है तो सॉफ्ट लिखो, अगर टेंडरनेस है तो टेंडर लिखो, अगर नहीं है तो नॉन टेंडर, अगर डिस्टेंडेड नहीं है तो नॉन डिस्टेंडेड। फिर उसके बाद हम प्लांटर रिफ्लेक्स चेक करते हैं, और अगर नॉर्मल है तो नॉर्मल लिखते हैं प्लांटर रिफ्लेक्स। फिर उसके बाद हम रेंज ऑफ मोशन चेक करते हैं। फिर हम एमएमटी चेक करते हैं, ग्रिप स्ट्रेंथ, मसल स्टोन, सेंसेशन हम चेक करते हैं, बायलेटरल प्यूपिल। पेन असेसमेंट हम लेते हैं। पेन असेसमेंट हम इंटेंसिटी देखते हैं पेशेंट की एनपीआरएस और वास के अकॉर्डिंग। ओन एक्टिविटी पर 9 हो जाता था, पेशेंट ने रेटिंग 9 दी, रेस्ट पे 4 होती थी। फिर हम पेन की साइड देखते हैं कि कौन सी साइड पर। उसके बाद कैरेक्टर देखते हैं, उसका ड्यूरेशन देखते हैं, और उसका टाइम, ऑनसेट, एग्रीवेटिंग फैक्टर, रिलीविंग फैक्टर, ये सब हम देखते हैं। एसोसिएटेड सिम्टम्स, ठीक है। फिर हम इन्वेस्टिगेशन लिखते हैं कि पेशेंट की कोई इन्वेस्टिगेशन, इमेजिंग वगैरह, जैसे चेस्ट एक्सरे हुआ था बट नॉर्मल था। और किडनी के लिए हम क्या करेंगे, नॉन कॉन्ट्रास्ट कंप्यूटेड टोमोग्राफी ऑफ किडनी, यूरिन, यूरेटर, ब्लैडर, ठीक है। तो क्या जब हमने ये सब किया तो फ्यू हाइपर डेंस फोकाई नोटेड इन द पेल्विक रीजन, ठीक है। पीटी मैनेजमेंट फिर हम करेंगे। अब आती है मैनेजमेंट की बात, तो हम चेस्ट फिजियोथेरेपी देते हैं पेशेंट को। चेस्ट फिजियोथेरेपी में हम एक्टिव साइकिल ऑफ ब्रीदिंग टेक्निक देते हैं, परकशन देते हैं। अगर कंजेशन प्रेजेंट है तभी हम परकशन और वाइब्रेशन देंगे। पोस्चर ड्रेनेज कराते हैं, हफिंग कफिंग, थोरेसिक मोबिलिटी एक्सरसाइज, ब्रीदिंग टेक्निक कराएंगे। ब्रीदिंग एक्सरसाइज में हमारा डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग, ये हमारा डायग्राम है। डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग हम कैसे कराते हैं, पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लेटा के फिर एक हाथ एब्डोमेन पे प्लेस करता है, उसके बाद डीप इनहेल करता है, फिर एक्सहेल करता है,
ठीक है। ये होता है हमारे डायफ्रेगमेटिक ब्रीदिंग में। पर्स लिप ब्रीदिंग में डीप इनहेल करके लिप्स के थ्रू बाहर निकालता है एयर को। ग्लोसोफेरेंजियल में कुछ गल्फ एयर को इनहेल करेगा, उसके बाद एक्सहेल करता है। फिर हम एस्पायरोमेट्री करा सकते हैं। लिम्ब पीटी में हम क्या कराते हैं, बाईलेटरल अपर लिम एंड लोअर लिम रजिस्टर्ड एक्टिव आरओ हम करा सकते हैं। ठीक है। एक्सरसाइज लेग डैंगलिंग करा सकते हैं। आउट बेड मोबिलाइजेशन, सिट टू स्टैंड प्रोग्रेस टू किचन सिंक एक्सरसाइज प्रोग्रेस वॉकिंग देन टू स्टेयर क्लिम्बिंग। पहले हम सिट टू स्टैंड कराएंगे, उसके बाद किचन सिंक एक्सरसाइज, उसके बाद वॉकिंग, उसके बाद स्टेयर क्लिम्बिंग। एंकल टू पंप करा सकते हैं एक्टिवली। स्माइली बोल एक्सरसाइज करा सकते हैं ग्रिप स्ट्रेंथ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। पोजिशनिंग करा सकते हैं। फिर हम लॉन्ग टर्म एडवाइस करते हैं पेशेंट को। ये सब हमारी स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज है। स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज, एरोबिक ट्रेनिंग, ब्रिस्क वॉकिंग, ऑन स्पॉट जॉगिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, योगा, ट्रेडमिल। प्रिवेंशन ऑफ डायबिटीज़, बैलेंस डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज, अवॉइड स्मोकिंग, रेगुलर चेकअप, शुगर टेस्ट एंड यूरिन टेस्ट। थैंक यू।